हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से है और सेमीकंडक्टर एक ऐसा फिनोमेना है जो एयरफोर्स और नेवी के रिक्रूटमेंट बोर्ड का फेवरेट है। हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रश्न के साथ जितनी मैं और बातें बताऊं वो आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्धचालकों का की बिहेवियर होता है जिससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का तो रजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लेना। सेकंड पॉइंट ये कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, परम शून्य ताप होगा, तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंसुलेटर कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एन टाइप का, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि एन टाइप है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। नहीं, ना तो एन टाइप और ना पी टाइप, दोनों ही अगर इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो वो न्यूट्रल होते हैं। अब क्यों होते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एन टाइप में सबसे पहले तो दो चीज़ें याद रखना कि मेन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और अल्पसंख्यक होते हैं कोटर यानी कि होल्स। और पी टाइप में जो मेन होते हैं, पी टाइप में जो बहुसंख्यक होते हैं वो होते हैं होल्स और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो ये फैक्ट आपको पता हो। अब आप कंफ्यूज यहाँ होते हो कि सर एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, अधिकता है इलेक्ट्रॉन की, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नो डाउट, लेकिन फालतू इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हमें चार्ज होने के लिए उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो कोई पेंटावेलेंट मिलाते हैं, सबको पता है कि इसमें क्रिस्टल में पेंटावेलेंट मिला के एन टाइप बनाते हैं। तो अगर पेंटावेलेंट मान लो फास्फोरस मिलाए तो फास्फोरस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो वो पूरा इक्विवेलेंट कर देते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। सिमिलरली आप सोच सकते हो कि पी टाइप पे होल्स ज़्यादा होते हैं, होल्स तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इस पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो होल्स का नेचर, आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, ना कि होल्स खुद में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों पे अगर पूछा जाए तो इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। सबसे पहला ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में आ चुका है। ठीक है, अब दो मैंने बातें अभी और बताई हैं, उनको और क्लियर कर दूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पेंटावेलेंट पंच संयोजी वो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और पी टाइप को बनाने के लिए उस क्रिस्टल में हम त्रिसंयोजी जो है इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। अब ये क्या होती है त्रिसंयोजी? जैसे मान लो अब क्वेश्चन ऐसे आने लगा है, अब मॉडरेट, अब लेवल वो देखो, हर बच्चे को पता होता है कि एन टाइप में 5 मिलाते हैं और पी टाइप में 3 मिलाते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक जर्मेनियम का क्रिस्टल है, उसमें हमें उसको मतलब उसमें कौन सा मिलाएं तो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए ऑप्शन होंगे, एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, अगर इसको हमें पी टाइप बनाना था तो एल्यूमिनियम होगा, फास्फोरस होगा, बोरोन होगा। तो आपको केमिस्ट्री आना भी जरूरी है। ठीक है, तो जैसे पी टाइप के लिए हमें कौन सा मिलाते हैं? त्रिसंयोजी। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 का मतलब 2 8 3, यानी कि इसकी वैलेंसी 3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, बाकी मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ और आगे भी जो एक क्वेश्चन के साथ जो बातें बताऊँ उनको आप जरूर नोट कर लेना। और सेमीकंडक्टर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाके, मैंने चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पहले सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन सा है, सार्वत्रिक गेट कौन से होते हैं? तो देखो, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं सर क्या पढ़ें कि फिजिक्स में पास हो जाएं, क्या करें फिजिक्स में फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, दिस वीडियो कैन बी द रिमाइंडर। आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेमीकंडक्टर का कराया, तो आपको पूछना ना पड़े कि मैं क्या पढ़ूँ। सेमीकंडक्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं, हार्ड आपको नहीं करने हैं, ईजी टू मॉडरेट, वो सब क्वेश्चन बना डालो। अब लॉजिक गेट ऐसा मतलब छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लॉजिक गेट आप पढ़ डालो। तो ये वीडियोज़ के बाद आप मतलब इस वीडियो के बाद आप जैसे मेरा रोड वीडियो देखते हो सुबह 10-15 मिनट का, तो इन वीडियोज़ के बाद आप स्ट्रेटेजी बनाओ, अपने आप को स्ट्रेटराइज करो कि अब हमें कौन सा चैप्टर पे ध्यान देना है, कौन सा स्किप करना है। मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन चैप्टर से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं। अब जैसे यूनिवर्सल गेट की बात करें तो देखो, आपका एक होता है और गेट, ठीक है, एक होता है एंड गेट, एक होता है नॉट गेट। इन तीनों की हेल्प से, मदद से दो गेट बनते हैं। एक बनता है नैंड, जो एंड और नॉट से बनता है, NAND, और एक बनता है और नॉट से नॉर। ठीक है, तो जो ये दो गेट होते हैं ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? सार्वत्रिक गेट होते हैं। अब याद रखना, नैंड और नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो एंड तो हो नहीं सकता, यूनिवर्सल और नहीं हो सकता, नॉट नहीं हो सकता, तो क्या हो गया? नैंड, NAND। अब देखो इनका बूलियन व्यंजक, इनकी सत्यता सारणी, ये सब मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, लॉजिक गेट। तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करोगे लॉजिक गेट बाय लेक्चर फोर्स, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और अब तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, जैसे पूछा जाएगा कि एक और गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड हैं, तो आंसर 3 पूछा जाएगा। एक हो सकता है आपसे कह दे एक एंड गेट बनाने के लिए, एक एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड है, तो आंसर हो जाएगा 2। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट आप निकाल सकते हो उन वीडियोस से जिसमें मैंने प्रीवियसली बताए हैं। अगर नहीं भी
भी आपको पता है तो आप सिंपली यूट्यूब पे, गूगल से, कहीं से भी हेल्प लेके आप कुछ MCQ बनते हैं लॉजिक गेट से, तो वो अपने प्रिपेयर करके अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म का एंगल, प्रिज्म एंगल और मिनिमम डेविएशन एंगल बोथ आर ए, तो प्रिज्म का जो पदार्थ होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ जो मैं आपको और सिखाऊंगा वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। देखो, आप एक फॉर्मूला याद रखना, एन जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, वो क्या होता है, साइन ए मतलब उसका प्रिज्म कोण प्लस डेविएशन एंगल बटे 2, ठीक है, बटे इस पूरे और ये बच्चे को याद भी होगा और इसमें होना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पास होना है, एयरमैन बनना है, तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं बिना इनके याद किए मुझे नहीं लगता एयरमैन बना जा सकता है, ठीक है, इन मेरे ओपिनियन में। अब इसमें क्या है कि ए होता है प्रिज्म कोण और ये डेल्टा एम जो आपको दिख रहा है ये है मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण, तो दोनों ही ए हैं, यानी कि प्रिज्म एंगल भी ए है और मिनिमम डेविएशन एंगल भी ए है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में भी आ चुका है, नेवी में बच्चों ने भी भेजा था, एयरफोर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। तो इसको आप कैसे जल्दी कर सकते हो, अगर इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हो एग्जाम से पहले तो वहाँ पे तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें ए लिख देना है, डेल्टा एम की जगह पे भी ए लिख देना है, तो ऊपर ए और ए 2a हो जाएगा, 2a जब 2 से कट जाएगा तो साइन ए बचेगा, ऊपर बचा साइन ए, आप समझने की कोशिश करना, और नीचे बचा साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2। अब ये बताओ, ऊपर साइन ए है, साइन ए का कोई हाफ वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अगर साइन ए का हाफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी होगी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बटे 2 और कॉस ए बटे 2, हाफ वाला फॉर्मूला लगा दिया, नीचे साइन ए बटे 2 लिखा ही था, ठीक है। अब साइन ए बटे 2 से साइन ए बटे 2 कट गया, हमारा आंसर आ गया 2 कॉस ए बटे 2। क्या आ गया, 2 कॉस ए बटे 2। जिस भी भाई को इसमें दिक्कत हुई होगी ट्रिग्नोमेट्री में कि कैसे हाफ वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो फिर आप उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है आपकी, तो वो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ना अच्छे से। बाकी मैं आपको और 2 बातें बता दूं कि प्रिज्म में आपका एक थिन प्रिज्म के कुछ क्वेश्चंस भी बनने लगे हैं। तो थिन प्रिज्म के लिए जो मिनिमम डेविएशन होता है वो n-1 इंटू ए होता है, ठीक है। एक पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिज्म कोण के, ठीक है। इससे भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। और एक बात और आप याद रखना कि मैंने अभी प्रिज्म कोण में एक बात बताई है कि n बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, एक नीचे बताया साइन ए बटे 2। तो ये जो डेल्टा ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 है ये आपका आपतन कोण है और ये है अपवर्तन कोण। ये बात अगर आप याद रख पाते हो तो आपको न्यूमेरिकल जब अगर आ जाता है, थोड़ा मॉडरेट भी आ जाता है, तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। हो सकता है सीधा आपसे कहते हैं कि जो उसका अपवर्तन कोण है वो आपका 160 है, ठीक है, 160 है, वो कहेगा प्रिज्म कोण बताओ। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो गई कि अपवर्तन कोण नीचे वाला तो होता था, नीचे वाला का मतलब a बटे 2 अपवर्तन कोण का जो आधा, प्रिज्म कोण का आधा अगर ये 60 है तो प्रिज्म कोण 100 इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि a बटे 2 का मतलब समझ रहे हो, अपवर्तन कोण जो होता है वो प्रिज्म कोण का आधा होता है। अगर अपवर्तन कोण आपको 60 दिया हुआ है तो प्रिज्म कोण 120 निकल आएगा, और अगर सीधा प्रिज्म कोण 120 दिया है तो अपवर्तन कोण 60 आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन आप कैसे, थोड़ा इसका प्रैक्टिकली आपको यूज़ भी बता दूं। अगर कहेगा कि एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रिज्म जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट ए नहीं दिया उसने पूछ दिया कि उसका अपवर्तन कोण बताओ, केवल इतनी लाइन देके। तो अब आपको पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका जो प्रत्येक कोण है वो 60 होगा, यानी कि प्रिज्म कोण तो 60 हो गया। अब अपवर्तन कोण होता है a बटे 2, यानी कि 60 बटे 2, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिज्म से रिलेटेड और को रिलेटेड चीज़ें जैसे प्रकीर्णन और आपका डेविएशन, ये तो आपको सबको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, सबसे कम होती है वॉयलेट की। इसका उल्टा होता है डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है वॉयलेट में और सबसे कम होता है रेड में, ठीक है। ये डेविएशन की बात करें और ये आपकी वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है और सबसे कम इसका। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कलर्स की बातें हैं। जैसे अब तो क्वेश्चन ऐसा भी एक CDS या पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, पूछा गया था, आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़नी पड़ेंगी कि जो रमन सर CB रमन थे, तो उनको जो नोबेल दिया गया था वो किस घटना के लिए दिया गया था। तो बच्चा समझ नहीं पाया कि ये GK का क्वेश्चन है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जो स्कैटरिंग मैंने बताया था वेवलेंथ की पावर 4, तो जो स्कैटरिंग की, प्रकीर्णन की घटना के लिए CB रमन को जो नोबेल का पुरस्कार है वो दिया गया था फिजिक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान
आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो इतना, अब आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी उसी का सिलेक्शन होगा। तो नॉलेज आप तब मिलेगी आपको जब अपना कुछ चीज़ों में आप कंप्रोमाइज़ करके मैक्सिमम टाइम आपका पढ़ाई में दोगे, ठीक है। एक जो ऐसा वेपन होता है शिक्षा, उस शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। F1 फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस है और एक F2 फोकल लेंस का कनकेव लेंस है, दोनों को कंबाइन करके रखा गया है। तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, उत्तल की तरह बिहेव करवाना चाहिए। तो कौन सी यहाँ पे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। और देखो जो बच्चे यार इंग्लिश के लिए कमेंट करते हैं कि सर बाइलिंगुअल, तो यार प्लीज़ मैं जितना कर सक रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। अब ये बताओ, आप जेन्युइन अगर बताओ एक बात कि इसमें आपको कहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई। आपने क्वेश्चन हिंदी में देखा, आपको ये तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि एक F1 फोकल लेंथ का था कन्वेक्स था, एक F2 का था कनकेव था, दोनों को कंबाइन करके रख दिया और जो कॉम्बिनेशन है वो बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स की तरह। तो कौन सी कंडीशन सही है। देखो लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी। और बाकी यार मुझे जितना टाइम होता है उसमें मैं अपना पूरा एफिशिएंसी के साथ आपके साथ डिवोटेड हूँ। बाकी लैंग्वेज अगर जिनको लगता है तो अपना नंबर दे देना, मैं आपको दे दिया करूँगा PDF, आप बाइलिंगुअल उसको ट्रांसलेट करके हमें व्हाट्सअप कर दिया करना अगर ऐसा हो सके तो। बाकी यार मैं जितना कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना दोनों ही पॉइंट। अब ये नहीं है कि उत्तल लेंस की तरह बिहेव कर रहा था तो उत्तल वाली की ज़्यादा थी, F1 ज़्यादा थी, कर दो, नहीं। याद करने का एक तरीका भी बताऊंगा अभी, लेकिन आपको पहले समझा दूं, ठीक है। अगर आपकी ओरिजिन पता होगा कि कहाँ से वो आया। कॉम्बिनेशन 1/F बराबर क्या होता है, 1/F1 लेंसेज के लिए प्लस 1/F2 फोकल लेंथ, यही तो हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, उत्तल, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। ये जो आउटपुट है वो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करवाना है, मतलब पॉजिटिव आना है। यानी कि पॉजिटिव इन द सेंस हम ये लिख सकते हैं कि 1/F1 प्लस 1/F2, यही तो उसका RHS था। पॉजिटिव आने का मतलब है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इनके साइन रख देते हैं 1/F1। अब F2 जो था वो किसका था, कनकेव का था। कनकेव का नेगेटिव होता है तो माइनस का 1/F2 शुड बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अब जब यहाँ पे उधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव वाला उधर जाएगा तो 1/F1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/F2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 इज ग्रेटर देन F1 मिल गया। यानी कि अगर जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा तो F2 हमारा बड़ा होना चाहिए, यानी कि A ऑप्शन राइट आंसर हो गया। सिमिलर क्वेश्चन में अगर वो कहता कि F1 का एक कन्वेक्स है और F2 का एक कनकेव है और जो रिजल्टेंट है, जो उसका कॉम्बिनेशन है वो बिहेव करना, अगर वो क्वेश्चन कहता, केयरफुली पढ़ना, अगर कनकेव की तरह बिहेव करता तो आंसर मेरा ये हो जाता, ठीक है। क्यों, अब की बार हम इधर वाला साइन लगाते, क्योंकि कनकेव की तरह व्यवहार अगर कराना होता तो जो है वो नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव के लिए 0 से छोटा होना चाहिए था, यानी कि ये साइन इधर चला जाता, सिमिलर कैलकुलेशन सिमिलर रहती, लेकिन तब आंसर हमारा B ऑप्शन हो जाता। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप एकदम से याद रखना। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में 200 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में 50 हैं। अगर सेकेंडरी में करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी में करंट क्या होगी। तो देखो बहुत सारे बच्चे नए होंगे, उनको बता दूं, पुराने बच्चे मेरे तो इस तरह के क्वेश्चन देख के ही करेंगे। बाकी क्या है कि एक चीज़ जो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊं, फैक्ट लिख लेना आप, कि अगर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो सेकेंडरी में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ऑलवेज ज़्यादा होगी, प्राइमरी में कम होगी। अगर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफ़र है, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होती है। यानी कि कभी अगर इस तरह की फ्रेज देके आपसे पूछ दे कि ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, तो फेरों की संख्या देख के आप बता सकते हो कि वो स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। अगर द्वितीय कुंडली में फेरे ज़्यादा होंगे तो स्टेप अप होगा, ये बेसिक बात। ये इसलिए मैंने बताई क्योंकि अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था एक, कि अगर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स का रेशियो होगा, ऑप्शन था 1 से अधिक, 1 से कम, 1 ऐसे थे। तो आपको पता है स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में ज़्यादा होगी, अगर ऊपर ज़्यादा है, हर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ऑलवेज वो रेशियो 1 से बड़ा होगा। ये सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन बना जैसे पूछा जाता है दूरी और विस्थापन का रेशियो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, दूरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कैन बी 1 ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कई बार बताए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेना कि जो नंबर ऑफ टर्म्स इन क्या हो जाता है प्राइमरी बटे नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू हो जाता है VP बटे VS इज इक्वल टू हो जाता है I करंट S सेकेंडरी का और I प्राइमरी का, ये परिणमन अनुपात वाला, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हो, NP प्राइमरी में कितना था, 200 था, सेकेंडरी में कितने थे, 50 थे, इज इक्वल टू उधर IS सेकेंडरी किसका दिया था, ये द्वितीय का दिया है। द्वितीय का मतलब ऊपर 2 रखना है, नीचे x रखना है, तो इसे कट करोगे जब तो ये 100 हो जाएगा, ये 1/2 आ रहा है।
शायद इसमें जो डेटा है वो थोड़ा मैंने सही टाइप नहीं कर पाया। बाकी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ऐसे ही आपको अप्रोच करना रहता है। अब देखो, एक होता है चोक कुंडली, कन्फ्यूज़ नहीं होना। चोक कुंडली होता है, ट्रांसफार्मर होता है। इनसे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक होता है अन्योन प्रेरकत्व, एक होता है स्वप्रेरकत्व। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, एक आपका म्यूचुअल वाला स्वप्रेरकत्व हो गया। अन्योन का मतलब अन्योन, देखो एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है। अभी क्या है कि आपसे ट्रांसफार्मर से एक वो भंवर धाराएं जो आपका एडी करंट होता है पूछा जाएगा क्यों होता है, तो वो जो लॉस को कम करने के लिए जो, ठीक है। तो अभी मैं आगे जैसे जैसे वीडियोस आएंगे तो जितने भी फैक्ट आपके हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी बता दूंगा। बाकी आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, मैं फिर कहता हूँ प्रीवियस रोज़ एक वीडियो एटलीस्ट देखो। और कितने भाई ऐसे हैं जो रोज़ मेरा एक प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी बच्चे ने भेजा था कि एक प्रोग्रामी विद्युत चुम्बकीय तरंग में मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू का रिलेशन क्या होता है और उसमें क्या कहते हैं। तो एक रिलेशन होता है जो सी होता है, चाल होता है 3 × 10⁸, वो आप याद रखना, ई पी, ठीक है। इलेक्ट्रिक का ऊपर रखते हैं, मैग्नेटिक का नीचे रखते हैं, ठीक है। तो उसका पीक वैल्यूज़ E0 और V0 कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आप इसको कर सकते थे, आपका जो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र का शिखर मान हमें निकालना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। C का गुणा करना था बस B में। अब दिक्कत कहाँ हो गई थी, नैनो टेस्ला था, कोई दिक्कत नहीं। C का मतलब 3 × 10⁸ का गुणा ही तो करना था 20 नैनो टेस्ला में। 20 नैनो टेस्ला का मतलब 10⁻⁻9 से गुणा करेंगे, टेस्ला बन जाएगा, ठीक है। 20 का 3 में गुणा होगा 60 होगा और 10⁻, इधर कितना बचेगा -1 बचेगा, तो ये 0 खत्म हो गया। तो 6 वोल्ट प्रति मीटर इसका आंसर था, ठीक है। और ये मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में भी देखा है और शायद मैंने अपने चैनल पे भी कराया था भाई। आप अगर मेरे पिछले सभी वीडियोस देख लोगे तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारे जो डाउट आपको अभी आते हैं वो आपको नहीं आएंगे। बाकी एक बात और कहूँगा कि जो बच्चे एंड तक आते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ अगर मेरे 2000 व्यूज़ आए हैं इनिशियली तो उसमें से 1/4 यानी कि 500 बच्चे ऐसे ही होते हैं जो एंड तक आते हैं। मेरा एक अनुमान ये है, जिस तरह से मेरा वॉच टाइम रहता है वीडियो का, तो जो बच्चे एंड तक आते हैं प्लीज़ यार अपनी प्रेजेंटी जरूर देखो। मुझे मोटिवेशन सिर्फ आप लोग से ही मिलता है, ठीक है। आप लोग मुझे इनकरेज करते रहोगे तो मैं आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। तो इस वीडियो पर मैं टारगेट रख रहा हूँ 500 लाइक्स, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 1000 लाइक रख दिया था जो बहुत ज़्यादा था, वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन इसमें जो थ्रेशोल्ड है वो 500 लाइक का है, तो यार मुझे मोटिवेट कर सकते हो आप लोग। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, क्योंकि बस लाइक ही है जो मुझे बहुत एनर्जी देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और इसी तरह से मेहनत करने के लिए। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण का ये क्वेश्चन है। व्यतिकरण से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। देखो सबसे पहले तो लाइट डुअल नेचर रखता है, ठीक है। वो जो डुअल नेचर है, जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ही दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऐसे घटनाएँ हैं जिनसे पता चलता है वो तरंग है प्रकाश, ठीक है। ये तो अलग बात है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊँ कि इनका कहा गया है 2 तरंगें हैं, ठीक है। उनकी इंटेंसिटीज़ का रेशियो है 9 और 1। उनमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ का रेशियो में फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता हो कि इंटेंसिटी का जो स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के, या इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्क्वायर की। तो सबसे पहले तो अगर तीव्रताएं देके आयाम पूछा जाता तो यहाँ से सीधा आयाम कितना आ जाता, 3 और 1। यह हमें देख के ही पता चलना जाना चाहिए था कि 9 और 1 है, उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो A1 और A2 निकलेंगे। अब आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कभी निकालना हो, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम अगर कभी निकालना हो तो, और पहले आप A और A1 A2 निकाल दो, आयाम निकाल दो, फिर ऊपर लिख दो दोनों आयामों को जोड़ के उसका स्क्वायर। 3 और 1 4 को जोड़ के 4 का स्क्वायर 16। नीचे दोनों आयामों का डिफरेंस लिखो, उसका स्क्वायर। डिफरेंस है 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। जब इसको कट करोगे तो 4:1 आएगा, यानी कि सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस थोड़ी करवा दूँ और, ठीक है। जैसे आप एक बात और यहाँ पे याद रखना कि फ्रिंज चौड़ाई, यंग ने एक डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था 2 स्लिटों को लेके, तो उसमें जो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, तो इसलिए W बराबर जो होता है वो होता है D λ/D। अब ये मैंने क्यों बात बताई अभी बता रहा हूँ। जहाँ पे ये D होता है पर्दे की और स्लिट के बीच की दूरी, लैम्डा होता है वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, ठीक है, उस कलर की, और D होती है स्लिटों की आपस में दूरी। कहेगा स्लिटों की आपस में दूरी 1/3 कर दी जाए, अब ये 1/3 कर दी जाएगी तो ये 3 गुना हो जाएगा। कहेगा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ये आधी कर दी जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई आधी हो जाएगी, ठीक है। ये तो रही बात 2। अब क्या होगा, आपको कहा जाएगा किस रंग की जो फ्रिंज चौड़ाई है उस यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस रंग की अधिक होगी। ऑप्शन होंगे लाल, बैगनी, पीला, हरा। अब ये आप बता पाओगे क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई आपका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है किसकी, रेड की। तो रेड का फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक होगा। तो जहाँ पे रेड दिखे आपको, रेड
लाल कलर वाला ऑप्शन टिक कर देना अगर फ्रिंज चौड़ाई अधिक पूछा जाए। या 4 ऑप्शन होंगे, उनमें आपको पता लगा लोगे कि विव की ओर से कि किसकी वेवलेंथ कम है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो फ्रिंज चौड़ाई उसी की ज़्यादा होगी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेरेंस, आपको इंटरफेरेंस अगर पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, बार बार मैं कहता हूँ सर्च करो यूट्यूब पे इंटरफेरेंस व्यतिकरण बाई लक्ष्य एयरफोर्स। आपको कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिनसे आपको डेफिनेटली जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल और कांच। अब देखो सापेक्ष, अपवर्तनांक, कांच, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर मैं अपने फ्रेंड्स को चैनल शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप इंग्लिश में लेते हो। देखो परसों मैंने सब क्वेश्चन बाइलिंगुअल लिए थे, कल मैंने कुछ क्वेश्चन 4-5 इंग्लिश में भी थे, कुछ हिंदी में थे, लेकिन यार आज मैं जल्दी में नहीं ले पाया हूँ। तो देखो बहुत सारे, कई बार क्या होता है मुझे 20 क्वेश्चन कराने का मन होता है, टाइम भी होता है, लेकिन मैं 10 ही ले पाता हूँ क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो मेरी हेल्प करना चाहता है, जो टाइपिंग वाइपिंग अच्छी है उसकी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उससे बात करूँगा। अगर वो मेरे कुछ क्वेश्चंस मैं उसको इंग्लिश में जैसे PDF देता हूँ तो वो बाइलिंगुअल ट्रांसलेट करे। और कुछ बच्चे कह रहे थे टेलीग्राम चैनल के लिए जहाँ पे ये सारी PDF उनको मैं वहाँ पे दे दिया करूँ प्रैक्टिस के लिए। तो यार मैंने अभी कोई भी चैनल वैनल नहीं बनाया। अगर कोई बच्चा आगे आके हेल्प करना चाहता है तो ऐसे कोई भी एक बच्चा रैंडम लक्ष्य एयरफोर्स से टेलीग्राम बना ले तो मुझे बता दे, मतलब जेन्युइन, ठीक है, तो मैं उसको PDF उस बच्चे को दे दिया करूँगा, तो वो बच्चा वहाँ पे शेयर या फॉरवर्ड कर दिया करे। बाकी यार मैं इन सबको हैंडल करूँ इसमें अभी फ़िलहाल कैपेबल नहीं हूँ। बाकी इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं कल के वीडियो में इंग्लिश में टाइप करके भी समझा दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी की वजह से समझ नहीं पाते हैं कि सापेक्ष क्या होता है, तो कोई बात नहीं। बाकी जितना मैं दे रहा हूँ उतना आप डाइजेस्ट करते रहो, एक बार नहीं वीडियो को 2-2 3-3 बार देखने की आदत डालो। और प्लेलिस्ट के सारे ही वीडियोज़ अगर आप एग्जाम तक देख लेते हो तो आपको ग्रुप X एग्जाम में इतना जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो बहुत कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। मोर देन सफिशिएंट का मतलब है अगर इतना कंटेंट आप डाइजेस्ट कर लेते हो लक्ष्य एयरफोर्स की प्लेलिस्ट से तो आपको फिजिक्स में कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा क्या होता है, फ्री का कंटेंट समझ के उसकी वैल्यू नहीं करता है, लेकिन जितना मैं फ्री दे रहा हूँ, मैं गारंटी से बोलता हूँ उतना कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको पेड में भी दे रहा हूँ तो इतना पूरा कंटेंट डाइजेस्ट करो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हम हमेशा इसी तरह से आपका साथ देते रहेंगे। जय हिंद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो।